नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं यूपी की सियासत की। लोकसभा चुनाव हुए और जो चुनाव परिणाम आया, कहीं ना कहीं सभी पार्टियों में एक हलचल देखने को मिली और सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिली मायावती की पार्टी में। जी हां, आपको बता दें, मायावती 432 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारती है, लेकिन सभी सीटों पर उनको बड़ा झटका लगता है। एक भी प्रत्याशी मैदान में जीत दर्ज नहीं कर पाता और जिसकी वजह से मायावती अब कहीं ना कहीं परेशान दिखाई दे रही हैं। ऐसे में अब उनको गठबंधन के लिए ऑफर किया जा रहा है, चाहे इंडिया गठबंधन की तरफ से हो, चाहे और छोटे छोटे दल के नेता है, स्वामी प्रसाद मौर्य है, पल्लवी पटेल है। कहीं ना कहीं निगाहें मायावती के ऊपर टिकी है और मायावती की निगाहें कोई बड़ी पार्टी के ऊपर। अब वो बड़ी पार्टी कौन होगी, इंडिया गठबंधन होगा या इंडिया गठबंधन, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर यूपी की सियासत क्या कहती है और मायावती जिस तरीके से इस बार उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है और आजाद किस तरीके से मायावती को इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव या फिर आने वाले जो विधानसभा उपचुनाव आने वाले हैं, किस तरीके से बड़ा झटका देने वाले हैं। हमारे साथ आश्रुति मौजूद है, इनसे जानेंगे। आश्रुति, ये जिस तरीके से ये पूरा समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या लगता है कि यूपी की सियासत में मायावती को चंद्रशेखर आजाद कितना बड़ा झटका दे सकते हैं? देखिए, मायावती को आजाद झटका दे सकते हैं और मुझे लग रहा है झटका देना शुरू कर भी चुके हैं चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि आप देखिए मायावती गठबंधन करना चाह रही हैं। मायावती अब ये देख रही है कि उपचुनाव में किसी पार्टी के साथ गठबंधन कर सके, इसी के लिए वो अखिलेश यादव का भी रुख करती कहीं ना कहीं नजर आ रही है, आजाद का रुख करती नजर आ रही है और आजाद का रुख कहीं ना कहीं इस तरह से करती नजर आ रही है कि उनकी पार्टी में आप देखें पद जो है वो भी खाली है। हालांकि 23 तारीख वो तारीख है जिस तारीख में आप देखें मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी की समीक्षा बैठक जो है वो होने जा रही है और देर शाम कहीं ना कहीं उस दिन इस बात पर एक तरह से आप देखें मोहर लग जाएगी कि मायावती किन सीटों पर उपचुनाव में आखिर किस प्रत्याशी को कहीं ना कहीं उतारती नजर आएंगी। लेकिन वहीं आप देखें आकाश आनंद की जो जगह खाली है और संशय इस बात की भी है कि आकाश आनंद उस बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन मोहर अभी इस बात पे नहीं है कि आकाश आनंद पद लेंगे वापस उत्तराधिकारी का या नहीं लेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी के लिए मुझे लगता है मायावती अपनी पार्टी के लिए कैसी रणनीति कहीं ना कहीं बना रही है, अपनी पार्टी के लिए मुख्य चेहरा कहीं ना कहीं देख रही है। आजाद की ओर उन्होंने अपना रुख जो है वो एक बार फिर से मोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद आप देखें उन्होंने इस बात का साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव में वो किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करना चाहते। और सबसे बड़ी बात, आजाद का आज सुबह ही एक बयान और आया माही कि उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मैं इस चुनाव में क्या आने वाले किसी भी चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहता हूँ। अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करने के लिए तो एक तरह से कहे तो पूरे तरह से वो मना कर चुके हैं। आप समझे, अगर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करने के लिए मना कर चुके हैं, इसका मतलब यह है कि मायावती की स्थिति तो बीएसपी पार्टी की स्थिति जो इस बार कहीं ना कहीं खराब रही है, फिर वो आखिर बीएसपी पार्टी के साथ भी गठबंधन करने के बारे में क्यों सोचेंगे। और सबसे बड़ा सवाल आप देखिए, ये मुद्दा ये भी उठता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में मायावती को जिस हिसाब से बड़ा झटका कहीं ना कहीं लगा है, हालांकि उपचुनाव में मायावती फिर एक बार अपने प्रत्याशियों को उतारती नजर आएंगी, लेकिन लोकसभा चुनाव में बड़े झटके के बाद कहीं ना कहीं जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में बदल चुकी है। नेताओं का जो रुख है आजाद के प्रति बदल चुका है, लेकिन आजाद आप देखिए कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस का शायद शिकार होते थोड़े से इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि कल को चंद्रशेखर आजाद की रणनीति तो अच्छी बनाता है, लेकिन रणनीति के तहत ही कहीं ना कहीं अगर आप देखें उसी रणनीति में अगर वो फंस गए तो कहीं ना कहीं मुसीबतों का सामना चंद्रशेखर आजाद को भी आने वाले समय में अपने निर्णयों के तहत ही करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, ऐसे में जो आश्रुति आपने पूरा सियासी हलचल बताया, किस तरीके से आजाद और मायावती के खेमे में मस्ती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल बन जाता है कि अगर चंद्रशेखर आजाद ये बात तो बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि वो सपा पार्टी के साथ अब किसी भी तरीके का गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन उसके साथ भी उन्होंने दरवाजे भी खोल दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है, अगर जरूरत पड़ी तो गठबंधन भी करेंगे। तो ऐसे में ये बात तो चाहे सभी पार्टियां हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये एक दूसरे को पारी पी कर कहीं ना कहीं उल्टी सीधे बातें बोलते हुए नजर आते थे। आज वही गठबंधन में देखने को मिल रहे हैं, साथ में छोटे भैया बड़े भैया बनकर घूम रहे हैं। तो ये देखिए किस तरीके का पूरा सियासी समीकरण बदल गया। तो वैसे में चंद्रशेखर आजाद की भी नाराजगी भले ही नगीना सीट को लेकर है, लेकिन जब एक बड़े नेता के तौर पर आ जाएंगे, 2-4 सीटें जीत जाएंगे, फिर उनको लगेगा कि अपनी पार्टी का वर्चस्व बढ़ाना है, जैसे इंडिया गठबंधन को लगा। तो हो सकता है गठबंधन करने से कोई गुरेज ना करे। देखिए, गठबंधन करने से शायद वो कोई गुरेज ना करें, लेकिन इस वक्त जो उनकी स्थिति है कहीं ना कहीं मुझे लगता है नगीना से जिस हिसाब से वो बहुमत से जीते हैं और दूसरी
दूसरी बात ये, दिल्ली तक उनकी हवा जो है कहीं ना कहीं आप देखें बदलता रुख उनका दिखाई दे रहा है। केजरीवाल का मामला आप देखें दिल्ली में जिस तरह से चल रहा है, आम आदमी पार्टी का गठबंधन जिस हिसाब से कांग्रेस के साथ टूटा है, आप कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जो है वो दलितों का वोट बैंक लेके वो दिल्ली की ओर भी जा सकते हैं, दिल्ली की ओर कूच कर सकते हैं। और उसका कारण देखिए यही बनेगा, 2025 में विधानसभा चुनाव भी है दिल्ली में। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के बाद अब आजाद की नजरें दिल्ली पे हैं, दिल्ली के बाद बिहार पे हैं, क्योंकि उनको सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहना। और मुझे लगता है वो अगर किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे तो उनको इस बात का कहीं ना कहीं इस बात पे वो दाव चलता है कि मैं अगर किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, सिर्फ समर्थन भी दूंगा, तो भी शायद उनकी पार्टी जो है वो जीत दर्ज करती साफ तौर पर कहीं ना कहीं आप देखें तो नजर आ सकती है इस उपचुनाव में भी और इसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भी। जी बिल्कुल, ऐसे में आश्रुति यहाँ पर अगर चंद्रशेखर आजाद का पूरा एक राजनीति समीकरण समझा जाए तो चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से दलितों का वोट बैंक अपने ऊपर साधा है, मायावती आने वाले दिनों में अगर नहीं साध पाई तो क्या पार्टी खत्म हो जाएगी बीएसपी, और फिर चंद्रशेखर आजाद एक हीरो के तौर पर देखे जाएंगे और फिर वो दलितों के बड़े नेता के तौर पर दिखाई देंगे। तो ऐसे में जो पूरा समीकरण बदल रहा है वो किसके खेमे में जाता हुआ दिखाई देगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता हुआ रुख दिखाई देगा या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ? देखिए इस वक्त जो स्थिति है मायावती की, पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब देती हूँ जिस हिसाब से आपने मायावती का जिक्र किया कि मायावती की पार्टी जो है वो आने वाले समय में खत्म हो सकती है। देखिए बहुत मुश्किल है किसी पार्टी का जनाधार इस तरह से खत्म करना। हाँ ये बात सच है कि इस बार लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी को बड़ा झटका जरूर लगा है, लेकिन उस झटके के साथ ही मुझे लगता है मायावती एक ऐसा चेहरा है राजनीति में, और ये बात से हम कभी भी आप लेकिन आश्रुति एक ये जो सवाल है ना इस वजह से खड़ा हो रहा है कि आप देखेंगे 2007 के बाद जो मायावती का जनाधार खत्म हुआ है और 2014 में जब से भारतीय जनता पार्टी आई लगातार उनका जनाधार, आप सोचिए 22% जो उनका वोट शेयर था उससे गिरते गिरते वो 9 पे 8 पे अब तो 0 पे आते हुए दिखाई दे रही। तो किस तरीके से ये सामने बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है? देखिए बिल्कुल ये बात आपने जिस हिसाब से आपने पूरा आंकड़ों के हिसाब से समझाया, ये बात बिल्कुल सच है कि 2007 के बाद मायावती का जो जनाधार है वो कहीं ना कहीं बेहद कमजोर होता जरूर दिखाई दिया, लेकिन मायावती की पार्टी का वर्चस्व ही खत्म हो जाना, पार्टी ही कहीं ना कहीं डूब जाना, देखिए वो तब मुमकिन होगा जब असल में मायावती अपनी पार्टी के साथ आप देखें सहयोग करना छोड़ देंगी। इस लोकसभा चुनाव में मायावती ने अपनी पार्टी के साथ सहयोग नहीं किया, उसका भुगतान मायावती को साफ तौर पर देखने को मिला कि कुल 432 सीटों पर उनके प्रत्याशी उतरे, एक भी सीट पर कोई जीत दर्ज नहीं कर पाया। ये बड़ा झटका मायावती को झेलना पड़ा है। अब सवाल उठता है कि क्या मायावती अभी भी अगर इसी रणनीति के साथ चलेंगी कि उनकी पार्टी पे कोई मुख्य चेहरा नहीं होगा, और आप देखिए इस बार बहुजन समाज पार्टी की स्थिति भी खराब रही है, स्थिति इस हिसाब से कहीं ना कहीं खराब रही है, चुनावी रैलियां अंत में जाकर हुई है, वो चुनावी रैलियों के जो मुख्य चेहरे थे आकाश आनंद वो कहीं ना कहीं मौजूद नहीं थे, उनको पार्टी से निकाल दिया गया था। जो भी तमाम उनके बयान थे उन बयानों के चलते निकाला गया, लेकिन निकाला गया ये बड़ा मुद्दा उठा। उसके बाद मायावती ने चुनावी रैलियों में जो कमान संभाली वो भी आप देखिए कहीं ना कहीं मायावती की बहुत ही धीमी कमान थी, इस प्रकार की कमान थी कि मायावती पहले शुरुआत से एक तरह से आप देखें तो शांत बैठी हुई थी और सारे जो तमाम काम थे पार्टी के वो सभी काम आकाश आनंद संभाल रहे थे, पार्टी की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई हुई थी। लेकिन जब जिम्मेदार व्यक्ति को ही आप हटा देंगी और चाहे आप उनके बयानों के तहत ही हटाए, लेकिन अगर आप हटा देंगे तो पार्टी की कमान आप ही को संभालनी पड़ेगी और आप पहले ही अपने स्वास्थ्य से इतने परेशान है। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है पार्टी को बचाना मायावती के लिए जरूरी है। पार्टी तभी बचेगी जब मायावती एक ऐसा चेहरा लेकर आएंगे, और अगर मायावती खुद बगावत कर देती हैं, आप सोचें अगर इस बात की आप सिर्फ एक अगर आप सिर्फ सियासत के तौर पर भी सोचें, राजनीति के तौर पर भी सोचें, मायावती अगर आप देखें कहीं ना कहीं बगावत करेंगी अपनी पार्टी से तो खुद ही उनके कार्यकर्ता बगावत करेंगे, पार्टी का तब जनाधार खत्म होगा। अभी जनाधार खत्म होने के आप देखें कहीं ना कहीं जो एक तमाम अगर आप कयासों के तौर पर भी लगाए तो भी वो मुश्किल है। जी बिल्कुल, ऐसे में जनाधार खत्म होना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से मायावती का दबदबा कम हो रहा है, चंद्रशेखर आजाद एक दलित नेता के तौर पर उभर रहे हैं और लगातार आकाश आनंद को पार्टी से निकाले जाने के बाद जो जनता में गुस्सा देखने को मिला, बीएसपी के कार्यकर्ताओं में गुस्सा देखने को मिला, इस्तीफा देते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं मायावती के ऊपर अब एक बहन जी के ऊपर कह लीजिए क्वेश्चन मार्क लगना चालू हो गया है और वही क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं उनके लिए हावी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। अब ऐसे में देखना होगा कि मायावती वाकई में किसी के साथ गठबंधन करती हैं या आने वाले जो उपचुनाव है या विधानसभा चुनाव में उस किस तरीके की अब रणनीति बनाते हुए नजर आती है कि सभी पार्टियों को मात देते हुए नजर आए और चंद्रशेखर आजाद उनके साथ आएंगे या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।